फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है बंगाल में मोदी का प्रोपेगेंडा, हिंसा और लोकतंत्र। हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि आज बंगाल में नरेंद्र मोदी की पहली बड़ी जनसभा हुई है और जैसा कि अनुमान था, जब 2 दिन पहले मोहन भागवत मिथुन चक्रवर्ती के घर भोजन करने गए तो वो भोजन करने नहीं गए थे, वो मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करने गए थे। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी के पीछे आरएसएस नहीं है, उनके लिए ये काफी है समझने के लिए। नरेंद्र मोदी के कहने से मिथुन चक्रवर्ती नहीं आए बीजेपी में, मोहन भागवत को भेजा गया मिथुन चक्रवर्ती को बुलाने के लिए। मिथुन चक्रवर्ती क्या है इसके बारे में बोलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ वो जो चीज आपसे सबसे पहले शेयर करना चाहता हूं वो ये कि अब बीजेपी की हालत यह है कि मोहन भागवत नेताओं को मोबिलाइज कर रहे हैं, आरएसएस के लोग मोबिलाइज कर रहे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करें। बेहतर तो यही होता कि नरेंद्र मोदी फोन करते और मिथुन चक्रवर्ती कहते कि दादा अमी आसची, लेकिन मोदी का जादू खत्म हो चुका है। मोहन भागवत, मेरी अब तक की जितनी भी छोटी मोटी मेरी राजनीतिक जानकारी है, यह दुर्घटना पहले कभी नहीं घटी कि आरएसएस का सरसंघ चालक किसी के घर जाए, खाना खाए और उसको ये दावत दे कि बीजेपी ज्वाइन कर लो। जाहिर है मिथुन चक्रवर्ती थोड़े तो भद्र हैं, जिसको खाना खिलाया है उसका सम्मान करते हैं, फाइन। लेकिन जो मैसेज गया वो क्या गया? मिथुन चक्रवर्ती अमित शाह के कहने से बीजेपी में नहीं आए, मिथुन चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी के कहने से नहीं आए, मिथुन चक्रवर्ती मोहन भागवत के कहने से बीजेपी में आए। तो बीजेपी का रिमोट किसके पास है? बीजेपी को चला कौन रहा है? मोहन भागवत, मोहन भागवत, मोहन भागवत। सबसे अच्छा तो मैसेज बंगाल की जनता के लिए यही गया है कि अब बीजेपी नहीं आ रही है बंगाल में, मोहन भागवत आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं बंगाल में, मोहन भागवत आ रहे हैं, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती को मोहन भागवत लेके आए हैं। और ये अपने आप में बहुत ही शानदार चीज है जो कि पिछले 2 दिन में घटी है और जिसका कि आज सीधे सुफल दिखाई दिया कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के मंच पर थे। मिथुन चक्रवर्ती ने क्या बोला ये बहुत मैटर नहीं करता। मिथुन चक्रवर्ती क्या कैंपेन करेंगे ये भी बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती उस लिस्ट में शामिल हैं जो शारदा चिटफंड कांड के जो नोटोरियस लोगों की लिस्ट है उसमें वो भी शामिल है। और बंगाल के ऊपर, बंगाल की जनता के ऊपर ये जो स्टार जो इमेज है इसका भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज तो मिथुन चक्रवर्ती के जरिए जो मोहन भागवत ने मैसेज दिया है उस मैसेज को बाकायदा अंडरलाइन किया जाना चाहिए। एक और चीज है जिसे अंडरलाइन किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी का आज जो भाषण हुआ है पूरा, उस भाषण में नरेंद्र मोदी ने बहुत ही ब्लंटली अल्पसंख्यकों का नाम नहीं लिया, अल्पसंख्यकों से वोट नहीं मांगे,
और यह साफ मैसेज है। बल्कि तुष्टीकरण के बहाने नरेंद्र मोदी ने उनकी आलोचना की। मैं जो चीज जहां से मैं बात शुरू करना चाहता हूं, वो मेरी इच्छा वो नरेंद्र मोदी की स्पीच से नहीं है। एक बड़े विद्वान थे, क्रांतिकारी थे, सखाराम गणेश देओस्कर। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से एक बार पूछा कि भारत के हालात कैसे हैं। तो विवेकानंद ने जो बात कही थी, जो विवेकानंद ने उस जमाने में बात कही थी, वो आज भी हिंदुस्तान के बारे में और बंगाल के बारे में सबसे अधिक सच है। सखाराम गणेश देओस्कर से बातचीत करते हुए विवेकानंद ने कहा कि भारत बारूद के ढेर पर बैठा है। यह चीज आज जितनी सटीक विवेकानंद की जो समझ थी भारत को लेकर, बंगाल को लेकर जो विवेकानंद की समझ थी, सखाराम गणेश देओस्कर ने जब पूछा कि भारत के हालात क्या हैं, तो विवेकानंद ने कहा था वह बारूद का एक ढेर है, उसमें सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। पॉलिटिक्स को, भारत को, बंगाल को यहां से देखा जाना चाहिए। और इस बारूद के ढेर में सिर्फ एक चिंगारी, और वो चिंगारी कौन है आप सब लोग जानते, बोलने की जरूरत नहीं है। सो बंगाल जिस चीज के लिए जाना जाता है, जिस चीज के लिए पहचाना जाता है, वो थे स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद की जो समझ थी वो ये कि भारत जो है वो क्या है, बारूद का ढेर। और ये जो भारतीय, जो हम जो मिडिल क्लास के लोग, जो और तमाम लोग, बंगाल की आज की रैली में जो चीज एक दिखाई दे रही थी, मैं विवेकानंद का ही स्मरण करना चाहता हूं इसमें। विवेकानंद ने बहुत ही मार्के की बात कही थी कि भारत के लोग क्या हैं, भारवाही पशु। ये जो भारवाही पशुत्व जो हम लोगों के जेहन में है, जो कि बार बार मोदी 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 की आवाज जिसके अंदर से निकलती है, उसको सही नाम दिया था विवेकानंद ने। बंगाल को आज जितना बेहतर ढंग से समझने के लिए विवेकानंद की जरूरत है, विवेकानंद के जरिए जितना बेहतर ढंग से आप बंगाल को समझ सकते हैं, किसी और दूसरे के जरिए नहीं समझ सकते। हम ये अपनी बातचीत का सिलसिला कई किस्तों में हम लाएंगे, ये जारी रहेगा। लेकिन मैं जो चीज रेखांकित करना चाहता हूं वो ये कि बंगाल के चुनाव भारत के लोकतंत्र का टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। और ये भारत के लोकतंत्र का टर्निंग पॉइंट इसलिए साबित होंगे, ये खाली राज्य का चुनाव नहीं है, ये राज्य के चुनाव से शुरुआत भर है। नरेंद्र मोदी ने 25 साल का सपना देखा हुआ है। वो आने वाले 25 साल बंगाल में क्या करने जा रहे हैं, इस बात का उन्होंने खुला संकेत दिया है आज के भाषण में। और हम सबके लिए समझने के लिए काफी है। आने वाले 5 साल में भावी 25 साल की नींव रखी जाएगी कि बंगाल कैसा होगा और भारत कैसा होगा। और विवेकानंद के शब्दों में कहें तो भारत जो है बारूद के ढेर की तरह है। आज की स्थिति है। तो हमारे सामने एक पहली बड़ी चुनौती है कि हम भारत को कैसे देखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भारत को कैसे देखते हैं, बंगाल को कैसे देखते हैं।
किसान आंदोलन ने, शाहीन बाग आंदोलन ने जो चीज पैदा की है, और खासतौर पर किसान आंदोलन ने जो चीज पैदा की है, वो ये कि उसने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को एकदम कब्र में सुला दिया है। नरेंद्र मोदी बंगाल के बहाने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को फिर केंद्र पर लाना चाहते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि बंगाल में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं है। पिछले 70 साल में भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं रही है। आइडेंटिटी के आधार पर बंगाल को पिछले 70 साल में कोई एकजुट नहीं कर पाया। आइडेंटिटी के आधार पर, अस्मिता के आधार पर वहां जनता का ध्रुवीकरण संभव ही नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो कार्ड, जो उनके आज के भाषण का स्वर था, वो एक हिंदू का स्वर था, उसमें एक प्रधानमंत्री का स्वर नहीं था। मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी ने खुलेआम बहुसंख्यकवाद की राजनीति का बिगुल बजाने की कोशिश की है, जो कि बहुत खतरनाक है। हम थोड़ा सा एक हल्का सा डिटेल्स जानने की कोशिश करें। डिटेल्स क्या है? डिटेल्स यह है कि बंगाल में विभिन्न किस्म की जातियां, जनजातियां रहती हैं, और ऐसी तकरीबन जो 12 करोड़ के 11 करोड़ के बीच में आबादी है, जो कि पूरे बंगाल की है। उस 12 करोड़ के करीब की आबादी में तकरीबन 1 करोड़ सवा करोड़ लोग हैं जो कि हिंदी भाषी हैं। इनमें करीब 72 लाख के करीब वोटर हैं हिंदी भाषी। बंगाल की जो पूरी की पूरी जो संरचना है, वो संरचना इवन यहां तक कि कलकत्ता जैसे महानगर की भी जो संरचना है, वहां शहरी संरचना पर भी ग्राम्य संरचना का, ग्रामीण लोगों का गहरा असर है। कलकत्ता अकेला ऐसा महानगर है पूरे हिंदुस्तान में जिसमें 20वीं शताब्दी के बिगिनिंग में जो ट्रांसपोर्टेशन था, वो ट्रांसपोर्टेशन आज भी है। वहां हाथ से गाड़ी खींचने वाले मजदूर मिलेंगे, वहां हाथ से खींचने वाला जो है वो रिक्शा मिलेगा, वहां बैलगाड़ी भी मिलेगी। करीब 36 किस्म का ट्रांसपोर्टेशन जो कि पिछले 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ था, वो सारा का सारा कलकत्ता ने प्रिजर्व करके रखा है। कलकत्ता में किसी को भी बेदखल नहीं होने दिया। क्योंकि कलकत्ते की स्थिति यह है कि कलकत्ता में जो एक बार आ गया वो फिर कलकत्ते का होकर रह गया। कलकत्ता का दिल बहुत बड़ा है, कलकत्ता का दिल बहुत छोटा नहीं है। कलकत्ता में जिस तरह से हिंदी भाषी या गैर हिंदी भाषी लोग बहुमत में हैं, कलकत्ता कहने के लिए बंगाल की राजधानी है। सामान्य तौर पर ऊपर से लग सकता है कि बंगाली बहुमत में होंगे कलकत्ता शहर में, नहीं। कलकत्ता में जो गैर बंगाली लोग हैं उनकी संख्या बंगालियों से ज्यादा है। इसके बावजूद पूरे कलकत्ते में, बंगाल में आपको कहीं पर भी गैर हिंदी भाषियों और इनके बीच में कहीं कोई टकराहट आपको नहीं मिलेगी। और ये जो चीज है, ये अपने आप में बहुत मायने रखती है। कलकत्ता का जो पूरा का पूरा जो नक्शा है और बंगाल का जो नक्शा है, वो नक्शा यहां से समझ में नहीं आएगा कि नरेंद्र मोदी को वोट चाहिए या ज्योति बाबू को वोट चाहिए या बुद्धदेव भट्टाचार्य को वोट चाहिए, यहां से समझ में नहीं आएगा या ममता को वोट चाहिए। बंगाल की राजनीति, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शुरू से आज तक दलीय राजनीति से जुड़ी रही है, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से जुड़ी नहीं रही है। बंगाल में पक्षधरता है, और यह पक्षधरता, ये दलीय पक्षधरता है। बंगाल में हर आदमी
के पास में अपना एक दलीय आइडेंटिफिकेशन है। कोई वाम के साथ है, कोई सीपीएम के साथ है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ है, कोई बीजेपी के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है। वहां दलीय ध्रुवीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण फिनोमिना है जो कि हिंदुस्तान में दूसरे जगहों पर देखने को नहीं मिलता। और ये जो दलीय जो प्रतिबद्धता है और दलीय जो आकर्षण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 70 साल में इस दलीय आकर्षण को पैदा नहीं कर पाई। तृणमूल कांग्रेस से का जब जन्म हुआ, यानी ममता बनर्जी जब कांग्रेस से निकली, तो ममता बनर्जी के साथ मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी मेहनत मशक्कत करके यह जमीन तैयार की और अपने दल के प्रति आकर्षण पैदा किया। और ममता बनर्जी ने इस दलीय आकर्षण को एक तरह से ट्रांसलेट किया वोट पॉलिटिक्स में। तो बंगाल की राजनीति में नेता बड़ा नहीं होता, बंगाल की राजनीति में दल बड़ा होता है और दलीय राजनीति बड़ी होती है। या तो वहां लेफ्ट फ्रंट के लोग साथ हैं, या सीपीएम के लोग साथ हैं, या कांग्रेस के लोग साथ हैं, या ममता के लोग साथ हैं, या बीजेपी के लोग साथ हैं। वहां किसी भी नेता के लोग साथ नहीं है। वहां अगर हर हर मोदी, जय जय मोदी और मोदी के जयकारे लगाइएगा तो वो एकदम वर्थलेस है, अर्थहीन है वो। सौमित्र चटर्जी से बड़े और प्रसेनजीत से बड़े नेता अभिनेता नहीं हो सकते, उत्तम कुमार से बड़ा अभिनेता नहीं हो सकता, लेकिन वहां की पॉलिटिक्स के लिए ये सब सबऑर्डिनेट हैं किसी न किसी राजनीतिक दल के। तमिलनाडु में हो सकता है स्टार का आकर्षण हो, आंध्रा में हो सकता है कि स्टार का आकर्षण हो, लेकिन बंगाल में स्टार का कोई आकर्षण नहीं होता। बंगाल में है दलीय आकर्षण, दलीय प्रतिबद्धता। तो पहली चीज विनम्रता के साथ मैं ये रेखांकित करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 70 साल में बंगाल की जनता के अंदर दलीय आकर्षण और दलीय आस्था पैदा नहीं कर पाई। अगर दलीय आकर्षण और दलीय आस्था होती तो 2016 के इलेक्शन में तो बीजेपी की सरकार बन गई होती। नरेंद्र मोदी तो पीक पर थे। नरेंद्र मोदी जिस तरह से आज कैंपेन करने गए, इसी तरह 2016 में भी कैंपेन करने गए थे, लेकिन हारे बुरी तरह से। ममता को 211 सीट मिली। ममता किसी और के खिलाफ नहीं जीती थी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जीती थी। और इस बार भी ममता के नरेंद्र मोदी के बीजेपी जीतने के चांस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि दलीय आकर्षण आज भी बहुत महत्वपूर्ण फिनोमेना है। तो जब हम पॉलिटिक्स पर बात करें, तो पॉलिटिक्स पर बात करते समय जो विभिन्न किस्म के जो ध्रुवीकरण के जो तरीके होते हैं, कांग्रेस जो थी जिसने के लंबे समय तक हिंदुस्तान में शासन किया, कांग्रेस ने दलीय ध्रुवीकरण की बजाय नीतिगत ध्रुवीकरण के आधार पर अपना पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा और पूरी की पूरी कैंपेन को विकसित किया था। और नरेंद्र मोदी का जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है वो व्यक्ति केंद्रित है, वो दलीय केंद्रित नहीं है। मनमोहन सिंह ने जो पिछले 10 साल में जब वो शासन में थे, उस दौरान जो पूरा पूरा प्रोपेगेंडा विकसित किया, वो नीतिगत ध्रुवीकरण के आधार पर विकसित किया और उसमें उन्हें सफलता मिली। मनमोहन सिंह की बनाई नीतियों के आधार पर आज सारे हिंदुस्तान के दल एकजुट हैं और यह कांग्रेस की सबसे बड़ी सफलता है। तो ध्रुवीकरण का एक तो तरीका यह होता है कि आप नीति के आधार पर ध्रुवीकरण करते हैं पूरे देश में और प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जिसका कांग्रेस ने इस्तेमाल किया। और दूसरा तरीका वह होता है जिसका कि बीजेपी ने इस्तेमाल किया, जिसे हम लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कहते हैं। तो बंगाल की जनता ने कभी भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को एक्सेप्ट नहीं किया, अभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। और थर्ड जो बहुत महत्वपूर्ण ध्रुवीकरण है वह दलीय ध्रुवीकरण। दल के आधार पर लोग एकजुट हो रहे हैं और दलों के विचारधारा के पीछे समर्थन दे रहे हैं।
और ये जो ध्रुवीकरण है, ये ध्रुवीकरण स्वाभाविक है। इसमें से जो दलीय ध्रुवीकरण है वो बंगाल का केंद्रीय फिनोमिना है। बंगाल को समझने के लिए दलीय ध्रुवीकरण की राजनीति को समझना बेहद जरूरी है। वहां व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं है, वहां आइडियोलॉजी केंद्रित राजनीति भी नहीं है, वहां दलीय ध्रुवीकरण की राजनीति है और उसके आधार पर वहां लोग इस या उस दल के साथ हैं। और ये जो दलीय ध्रुवीकरण है, ये ध्रुवीकरण बहुत ही जिसे कहें कि सद्भावपूर्ण ढंग से काम करता रहा है। वहां लोग दल बदलते भी रहे हैं, लोग इस दल से उस दल में जाते आते भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां दलीय ध्रुवीकरण बहुत महत्वपूर्ण फिनोमिना है। इस दलीय ध्रुवीकरण में जो पेशेवर लोग हैं, मेरे जैसे मास्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये तमाम किस्म के जो विभिन्न पेशों से, इंजीनियर, ये तमाम पेशों से जुड़े हुए जो पेशेवर लोग हैं, इन पेशेवर लोगों में भी, संस्कृति कर्मी, इन पेशेवर लोगों में भी इस ध्रुवीकरण का असर होता रहा है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, सत्ता जिसकी होती है वो उधर ही चले जाते हैं। पेशेवर लोगों का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि वो सत्ता के साथ रहना पसंद करते हैं। तो वे बंगाली इंटेलेक्चुअल जो बंगाल के बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बीजेपी प्रमुख है। अब जिसे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, जिसे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है और बॉम्बे जाना है, तो जाहिर है कि उसके लिए, उस बंगाली अभिनेता अभिनेत्री के लिए बीजेपी प्रमुख है, क्योंकि टीएमसी का कोई वो नहीं है। लेकिन अगर उसे बंगला में काम करना और बंगला में रहना है, तो उसके लिए कौन प्रमुख है? टीएमसी प्रमुख है, क्योंकि उसके पास सरकार है। और ये जो पेशेवर लोगों का सत्ता प्रेम और सत्ता से लगाव, ये बंगाल की प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है ट्रेडिशनली। तो अगर मिथुन चक्रवर्ती आ रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात तब होती है प्रसेनजीत आते, क्योंकि प्रसेनजीत की जो पॉलिटिक्स है, प्रसेनजीत की जो कल्चर है, वो निश्चित तौर पर इस पूरे के पूरे इलेक्शन के पूरे पैटर्न को बदल देती। आज की डेट में प्रसेनजीत बंगाल का अनचैलेंज नायक है, सबसे ज्यादा अपील है उसकी। लेकिन प्रसेनजीत को तो बंगला में काम करना है, प्रसेनजीत को हिंदी सिनेमा में जाना नहीं है, तो प्रसेनजीत को अब बीजेपी की जरूरत नहीं है। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हम ये सोचें कि जो अभिनेता अभिनेत्रियां लाइन लगा के गए हैं, वे अभिनेता अभिनेत्रियां कहां जाना चाहते हैं। तो पेशेवर लोगों में एक साधारण रुझान सत्ता के प्रति रहा है, और वह सत्ता के प्रति रुझान जब वामपंथ था तो वामपंथ की तरफ देखा गया। तो पेशेवर लोगों की कोई बहुत कम संख्या ऐसी जो बहुत कमिटेड हैं, जिन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को कभी बदला नहीं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तो बंगाल के बारे में बात करते समय हम यह ध्यान रखें कि बंगाल की जनता दलीय ध्रुवीकरण में विश्वास करती है, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में विश्वास नहीं करती। और दलीय ध्रुवीकरण में दल का एजेंडा प्रमुख एजेंडा होता है। अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी ने आज इतनी बड़ी रैली को संबोधित किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास में बंगाल के लिए कोई नया ब्लूप्रिंट नहीं था, कोई नई चीज नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं बोली। वो जो बात उत्तर प्रदेश में बोलते थे वही बात वहां बोल रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि यहां वो अखिलेश का नाम लेते थे, मायावती का नाम लेते थे, वहां वो ममता का नाम ले रहे हैं और बातें वही कर रहे हैं। अब ये जो नरेंद्र मोदी का जो पूरा का पूरा चरित्र और नरेंद्र मोदी का जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा मॉडल है, उसकी बारीकियों को थोड़ा समझने की कोशिश करें हम लोग।
उसमें पहली चीज तो यह है कि क्या बंगाल के संदर्भ में, और खासतौर पर आज, खास करके आज के ही भाषण के संदर्भ में, क्या नरेंद्र मोदी ममता या वामपंथ के मुकाबले उच्च नैतिक धरातल पर खड़े हो सकते हैं? कोई ऐसा एक कारण है कि यह कहें कि नहीं, नरेंद्र मोदी वाम मोर्चे के या कांग्रेस के या ममता के बीजाबिज उच्च धरातल पर खड़े हैं? करप्शन का ही प्रश्न लें भले ही, नरेंद्र मोदी की सरकार का प्रत्येक मुख्यमंत्री, बीजेपी का प्रत्येक मुख्यमंत्री जो अभी काम कर रहे हैं, चाहे वो योगी हो, चाहे वो चौहान हो, चाहे वो येदियुरप्पा हो या और लोग हों, बीजेपी का प्रत्येक मुख्यमंत्री किसी ना किसी करप्शन में घिरा हुआ है या वो किसी न किसी अपराध में पहले शामिल रहा है और उसके ऊपर चलने वाले केस हटा लिए गए हैं। क्या नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी के लोग ये बता सकते हैं कि वामपंथ के किस मुख्यमंत्री पर बंगाल में कभी कोई चार्ज भी लगा जिसको प्रूव कर पाया कोई? 34 साल लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट रही, लेकिन लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट में एक भी मिनिस्टर करप्ट नहीं था। मुख्यमंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए। और मुख्यमंत्री और मंत्रियों के त्याग की कल्पना की बातें भी ना करें हम लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या ममता के और वाम के बीजाबिज नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के पास में कोई उच्च नैतिक मानदंड है, कुछ आइडियल्स हैं जो उन्होंने प्रूफ किए हों? नहीं। ज्योतिबाबू लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी किसी के खिलाफ में कोई करप्शन के चार्ज नहीं आए। दूसरी चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि नरेंद्र मोदी की जो पूरी स्टाइल है बोलने की, उस बोलने की स्टाइल में जो कि अभी प्रत्येक स्टेट में भी वो दिखाई देगी, आप उसे नोट कर सकते हैं। मैं सिर्फ उसकी चाबी बता रहा हूं आपको। नरेंद्र मोदी की स्पीच और उसके स्पीच के निर्माण का जो मंत्र है वो क्या है? नरेंद्र मोदी के पूरे प्रोपेगेंडा मॉडल का जो कि विपक्ष के खिलाफ में वो बोलते हैं, जहां जहां वो जा रहे हैं वो बोल रहे हैं, उसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका वो इस या उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहला शब्द है घृणा, दूसरा शब्द है भूख और तीसरा शब्द है इज्जत। नरेंद्र मोदी के स्पीच इन 3 शब्दों के बिना कंप्लीट नहीं होते। पूरे के पूरे नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा मॉडल में जो हेट्रेट जिसे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आज भी उन्होंने ब्रिगेड में किया। क्योंकि नरेंद्र मोदी को भाषण देते समय ये घृणा, भूख और इज्जत, ये 3 चीजें एक अनिवार्य तत्व के तौर पर उनके भाषण में गुथी होती हैं। उनके भाषण में आपको प्रेम और निष्पक्षता जैसे कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। नरेंद्र मोदी से खाली एक बार यह कह दिया जाए कि तुम्हें सिर्फ प्रेम पर भाषण देना है और तुम्हें किसी चीज पर बोलना ही नहीं है, आप तय मानिए नरेंद्र मोदी 5 मिनट नहीं बोल सकते। क्योंकि नरेंद्र मोदी के जो कॉन्सेप्ट है स्पीच का, जो पूरा का पूरा मॉडल है जिसको कि अडॉप्ट किया गया, जो कि 2014 से उन्होंने डेवलप किया है, उस मॉडल की ब्यूटी यह है कि उसमें घृणा, भूख और इज्जत, इन 3 का बहुत ही बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। और जब आप इस तरह से यानी घृणा, भूख और इज्जत के आधार पर कोई प्रोपेगेंडा करेंगे या स्पीच देंगे तो क्या इसके गर्व से नया भारत जन्म लेगा? जी नहीं। नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार 2007 में जब गुजरात में इलेक्शन जीता था 2002 के दंगों के बाद, तब मैंने ये बात लिखी थी और ये फेसबुक लाइव की वजह से मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इसे। उस समय लोगों ने सोचा नहीं कि नरेंद्र मोदी इस
प्रोपेगेंडा फ्रेमवर्क के जरिए कहां ले जाएंगे। जब आप घृणा, भूख और इज्जत इन तीन के आधार पर अपने भाषण देंगे तो आप नए समाज का निर्माण नहीं कर सकते, बल्कि जो नया बना है आप उसे अस्त व्यस्त करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। और नरेंद्र मोदी ने ठीक वही किया। सिलसिला अभी भी जारी है। कभी सोचे हम लोग कि नरेंद्र मोदी कभी प्रेम पर और प्रेम के साथ क्यों नहीं बोलते, किसी भी भाषण में प्रेम के साथ क्यों नहीं बोलते। उनके किसी भी भाषण में ये तीन चीजें, घृणा, भूख और इज्जत, ये तीन चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं। बिना इसके वो भाषण नहीं देते। और ये जो तरीका है उनके स्टाइल का, उस स्टाइल के तरीके ने एक और नई चीज पैदा की है जो कि चिंता की चीज है। वो चिंता की चीज यह है कि नेता जब जाते हैं ना कहीं पर भी, कोई भी नेता हो, किसी भी दल का नेता हो, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब नरेंद्र मोदी को 7 साल हो गए प्रधानमंत्री हुए, हिंदुस्तान में हजारों मीटिंग कर डाली उन्होंने, हजारों किस्म के लोगों से वो प्रधानमंत्री के नाते मिल चुके हैं, देश में विदेश में। लोगों के विचार तो बदलते हैं। नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके विचार नहीं बदले हैं, और जो सबसे खतरनाक चीज है, आप कहीं पर भी जाते हैं, काम करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, बदलते हैं। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी कहीं पर भी जाएं, उनके विचार नहीं बदलते। वो 7 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं है। नरेंद्र मोदी कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय को वो परिवर्तन नहीं करते, चेंज नहीं करते। आपने ऐसा प्रधानमंत्री देखा कहीं कि कभी कोई निर्णय ले और उसे बदले नहीं? तो नरेंद्र मोदी के जो व्यक्तित्व की और प्रोपेगेंडा की जो ब्यूटी है वो ये कि वहां जब किसी एक विचार ने जन्म ले लिया, अगर किसी स्क्रिप्ट राइटर ने लिख दिया करप्शन, तो अब नरेंद्र मोदी हर राज्य में करप्शन खोजेंगे। अगर उसने लिख दिया भाई भतीजावाद, तो हर राज्य में भाई भतीजावाद खोजेंगे। ये जो विचारों का स्थिर हो जाना नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी के विचारों में परिवर्तन का अभाव, सारी दुनिया के बड़े बड़े लोगों के भाषणों के हमने अध्ययन किए, मैंने निजी तौर पर किए हैं। हिटलर के भाषणों की यह खूबी थी कि हिटलर के विचार नहीं बदलते थे। संयोग की बात है कि नरेंद्र मोदी के साथ में भी यह दुर्घटना है कि नरेंद्र मोदी के विचार नहीं बदलते। मैं नहीं जानता नरेंद्र मोदी ने हिटलर के कितने भाषण सुने और पढ़े हैं, लेकिन एक कोइंसिडेंट तो है, एकमात्र हिटलर ऐसा था जो कि अपने विचार नहीं बदलता था, और दूसरे नरेंद्र मोदी हैं जो अपने विचार नहीं बदलते। एक जैसी बात हिटलर भी बोलता था और एक जैसी बात सब जगह बोलता था, और ठीक वही पैटर्न नरेंद्र मोदी का है। वे एक जैसी बात सब जगह बोलते हैं। दूसरी एक चीज जो कि नरेंद्र मोदी ने प्रोपेगेंडा के जरिए विकसित की, मैंने चूंकि ये वायलेंस वाला प्रसंग रखा है अपने बातचीत में आज, बंगाल में ये सच है कि राजनीतिक हिंसा बहुत ज्यादा है। भारत में कहीं पर भी इतनी राजनीतिक हिंसा है, लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस अकेले बंगाल का बहुत ही प्रोमिनेंट फिनोमेना है। और ये प्रोमिनेंट फिनोमिना क्यों है? क्योंकि बंगाल में एक और दूसरी चीज है जिसके साथ में ये फिनोमिना जुड़ा हुआ है, वो ये इलाका दखल, यानी एरिया को कब्जा में करके, इलाके को कब्जे में करने की जो पॉलिटिक्स है, उसने इस राजनीतिक हिंसा को बढ़ाया है और पल्लवित और पुष्पित किया है। कहीं जो है वो कांग्रेस के लोगों का दबदबा है, कहीं लेफ्ट के लोगों का दबदबा है, कहीं टीएमसी का दबदबा है, कहीं नक्सलाइटों का दबदबा है, कहीं गोरखालैंड वालों का दबदबा है। और जहां जिसका दबदबा है वहां उसका दबदबा है, वहां दूसरा कोई आदमी घुस नहीं सकता।
मतलब जिन इलाकों में, जिन्हें हम जंगल महल कहते हैं, जिन इलाकों में माओवादी काम करते हैं, उन इलाकों में माओवादियों का जो असर है वहां उनका ही असर है, वहां वो अपनी वसूली भी करते हैं, वहां उनका पैरेलल एक तरह से शासन चलता है। तो ये जो राजनीतिक हिंसा है, इस राजनीतिक हिंसा का कारण यह है कि वहां की जो सामाजिक राजनीतिक संरचना है उसमें यह इनबिल्ट है कि वहां इलाका दखल की राजनीति काम करती रही है। और यह इलाका दखल की राजनीति ये लेफ्ट फ्रंट के आने के पहले भी थी, और लेफ्ट फ्रंट के आने के पहले कांग्रेस के शासन में भी थी, और कांग्रेस के शासन के पहले इसकी शुरुआत सबसे पहले, बाई चांस की बात है, संयोग की बात है, पता नहीं क्यों राजनीतिक हिंसा की शुरुआत सबसे पहले नक्सलाइटों ने की और कांग्रेस ने की। प्रेरणा इसकी कहां से मिली? राजनीतिक हिंसा सबसे पहले किसने शुरू की हिंदुस्तान में? राजनीतिक हिंसा शुरू की सबसे पहले कॉमनल लोगों ने, सांप्रदायिक संगठनों ने सबसे पहले राजनीतिक हिंसा की शुरुआत की। अगर आधुनिक भारत की और खासतौर पर स्वतंत्र भारत की जब नींव रखी जा रही थी तो राजनीतिक हिंसा कौन लोग कर रहे थे? जो सांप्रदायिक लोग थे। अब ये कोइंसिडेंट है कि बंगाल में विभाजन का असर पड़ा, लेकिन राजनीतिक हिंसा ने एक दूसरी शक्ल अख्तियार कर ली। अब मैं एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं अपना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव बता रहा हूं। मैं लंबे समय तक, मतलब 2006 के पहले तक, 2006 में मैंने सीपीएम छोड़ी, 2006 के पहले तक मैं सीपीएम की मीटिंगों में, इलेक्शंस मीटिंगों में खासतौर पर मैं पार्टिसिपेट करता था, मैं जाता था। बाकी समय पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था क्योंकि मेरी टीचिंग का अपना मेरे ऊपर और लिखने का अपना मेरा शौक है, तो उसका मेरे ऊपर दबाव रहता था, तो मैं निकल नहीं पाता था। लेकिन इलेक्शन में मैं पार्टिसिपेट करता था क्योंकि उस समय लाखों करोड़ों लोग सोचते हैं आपको जाना चाहिए। तो मैंने बंगाल की बहुत सुदूरवर्ती इलाकों तक यात्रा की है। बंगाल में एक जगह है रायगंज। रायगंज में एक, और वो रायगंज की जो सीट है वो ट्रेडिशनली पीआर दास मुंशी के कब्जे की सीट रही है। उसके पहले भी एक और व्यक्ति थे जो इनके पास थी वो सीट, और बहुत ही ईमानदार किस्म के, बढ़िया बढ़िया किस्म के आदमी थे। कांग्रेस के थे वो, एमपी, 2 बार एमपी रहे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, मुस्लिम थे वो। तो वहां एक चाकुलिया जगह, वहां रात को 10 बजे मीटिंग थी गांव में। तो नौजवान सभा का एक कार्यकर्ता मुझे मोटरसाइकिल पर बैठा के उस गांव में ले जा रहा था, और गांव में घुप अंधेरा एकदम, कहीं कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने उस कार्यकर्ता से पूछा, मैंने कहा भाई तुम जहां ले जा रहे हो मुझे, वहां कितने वोटर हैं? तो उसने कहा सर 500 वोटर हैं। तो मैंने कहा कितनी मीटिंग हो चुकी है? बोले सर आपके अभी मीटिंग के पहले 6 मीटिंग और हो चुकी हैं वहां, मतलब बुद्धदेव भट्टाचार्य की मीटिंग कर चुके हैं। तो मैंने कहा यार इतना महत्वपूर्ण गांव है, हद हो गई। तो मैंने 500 वोटर है, मैंने कितने वोट मिलते हैं लेफ्ट फ्रंट को? बोले सर 496 वोट मिलते हैं, 4 वोट नहीं मिलते हमको, 4 वोट कांग्रेस को मिलते हैं। अब मेरा दिमाग ठनका कि यार ये कमाल के लोग हैं, 4 लोग हैं वो उसके लिए मीटिंग कर रहे हैं और इन्हें 496 वोट मिल रहे हैं, तब भी इनको संतोष नहीं। तो मैंने कहा कि कम से कम उन 4 लोगों से जरूर मेरी मुलाकात करा देना, मीटिंग तो मैं कर लूंगा किसी तरह से। तो मीटिंग जब खत्म हुई तो वो 4 लोगों से मेरे मुलाकात की, और उनकी स्थिति है चारों की कि चारों एकदम अत्यंत गरीब, खाली एक गमछा लपेटे हुए थे, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं उनके। तो मैंने उन्हें पहले बधाई दी, मैंने आप लोग हैं असल में डेमोक्रेसी के पिलर, कि सारा गांव वोट देता है लेकिन इसके बावजूद भी इतने लोग लेफ्ट फ्रंट के आपको समझा चुके हैं, आप इसके बावजूद लेफ्ट फ्रंट को वोट नहीं देते, आप बड़े अच्छे हैं। तो बड़े खुश हुए कि चलो कोई आया जिसने उनकी प्रशंसा की। मैंने कहा नहीं, प्रशंसा नहीं, मैंने चाय भी पी उनके साथ बैठ के, और फिर थोड़ी देर बातचीत भी की। तो मुझे बातचीत से पता चला कि वहां आसपास कोई लेफ्ट फ्रंट के अलावा कोई स्लिप बांटने वाला भी नहीं है कांग्रेस का व्यक्ति। अब मैं बड़ा चिंतित कि जब इतना घमासान मचा हुआ है, लेफ्ट ही चारों तरफ है, तब फिर इतनी मीटिंगें क्यों, वो भी एक गांव में क्यों, और वो भी इन 4 दरिद्र लोगों को समझाने के लिए क्यों? अच्छा, वो भी समझने के लिए तैयार नहीं, वो कांग्रेस के कट्टर समर्थक और अत्यंत गरीब। तो चाकुलिया में मैं रुक गया क्योंकि वहां 2 दिन बाद राजीव गांधी की पब्लिक मीटिंग थी।
और ये देखने के लिए रुक गया कि जहां गांव के लोगों ने ये कहा कि यहां कोई नहीं है, लेफ्ट ही लेफ्ट है, मेरा अनुमान यह था कि वहां ऐसा नहीं है, कोई चीज इनडायरेक्ट है जो चल रही है। लेफ्ट के कैंडिडेट थे सुब्रतो मुखर्जी, स्कूल टीचर थे, रिटायर, वो उन्होंने पार्टी का काम करने के लिए नौकरी छोड़ दी थी और बहुत ही ईमानदार और बहुत बढ़िया आदमी थे। और जो व्यक्ति जीतता रहा, दूसरी बार भी जीता था, वो मुस्लिम जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, कलकत्ता हाई कोर्ट में, उसकी बड़ी इज्जत थी। अब राजीव गांधी की जब मीटिंग हुई तो मैंने पूछा मीटिंग के पहले इलाके में कॉमरेडों से कि कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्या है। बोले सर कोई नहीं जाएगा, कोई यहां कोई ऐसा नहीं है। लेकिन देखा जिस दिन राजीव गांधी की मीटिंग थी उस दिन उस मीटिंग में कम से कम 2 लाख लोग उपस्थित थे। एक ऐसे इलाके में राजीव गांधी मीटिंग कर रहे थे जहां के कांग्रेस के कोई भी व्यक्ति स्लिप बांटने वाले भी नहीं थे, और वहां राजीव गांधी की मासिव मीटिंग। तो जो चीज मुझे पहली बार समझ में आई वो ये कि आम जनता के अंदर जो दलीय, जिसका कि मैंने शुरू में जिक्र किया, दलीय कमिटमेंट बहुत पावरफुल है वहां। अब इलेक्शन हो गया। इलेक्शन जब हो गया, सुब्रतो मुखर्जी हार गए। मैंने उससे पूछा कि उसी लड़के से फोन करके, कह रहे भाई इतनी मेहनत की तेने, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है। अरे बोले सर मोहर लगाते लगाते 200 से ज्यादा वोट डाले हैं मैंने जाली वोट डाले उसने, मैंने 200 से ज्यादा वोट डाले, इसके बावजूद हार गए। सोचिए, बंगाल में आप अगर बूथ कैप्चरिंग भी कर लें, कोई गारंटी नहीं है कि आप इलेक्शन न हार जाएं। अगर आपने ये सोच रखा है कि आपने लेफ्ट फ्रंट अगर बूथ कैप्चरिंग ही करता था और साइंटिफिक रीडिंग ही करता तो 2011 में लेफ्ट फ्रंट को हारना ही नहीं चाहिए था, लेकिन लेफ्ट फ्रंट हार गया, मासिव तौर पर हार गया। इतनी बुरी तरह से हारा कि किसी ने कल्पना नहीं की थी, इतनी बुरी तरह से हारा। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर भयानक गुस्सा था लेफ्ट फ्रंट को लेकर। वायलेंस है, असहमत लोगों के प्रति उनको न बोलने देने के लिए अनेक इलाकों में वायलेंस का सहारा आज भी लिया जाता है, और वो वायलेंस है। संयोग की बात है कि जब लेफ्ट था तब भी वायलेंस था, और मैं इस बात को फेसबुक पर लिख चुका हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं लेफ्ट का कैंपेनर, मेरे जब भी मीटिंग होती थी तो मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल वहां पार्टी के अखबार में पहले पब्लिश होता था, उसकी बाकायदा पहले पूरी तैयारी होती थी उसके। मतलब मैं अपनी इच्छा से कहीं नहीं जाता था मीटिंग करने। मैं जिस इलाके में रहता था, आप जान लीजिए कि मैंने पहली बार अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाया हुआ 89 में मैंने वहां ज्वाइन किया, उसके बाद में मैंने वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाया। जब इलेक्शन आया तो मैं जब इलेक्शन में वोट डालने गया तो मालूम पड़ा मेरा वोट कोई डाल के चला गया। अब मेरे तो गुस्सा के ठिकाने नहीं। अच्छा, मैं किसी को बताता नहीं था कि मेरा सीपीएम से क्या संबंध है। तो मैं गया, मैं सीपीएम का जो बूथ पे जो लोग वहां बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये क्या तमाशा है भाई, मेरा वोट कैसे कोई डाल गया। बोले हमें क्या मालूम सर कौन डाल गया। तो मैंने कहा तुम जानते नहीं हो मुझे। बोले नहीं हम तो नहीं जानते। तो मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं और मैं सीपीएम का प्रचारक हूं, मेंबर हूं। अब वो बोला सर गलती हो गई। अब आप सोचिए, ये मैं वो पीक आवर्स की बता रहा हूं आपको। बंगाल में यह भी फिनोमेना रहा है कि लोग किसी और का वोट डालकर चले जाते थे, और मैंने इसके बाद मैंने निर्णय लिया, जो कि मेरा पॉलिटिकल डिसीजन था, कि मैं जब तक बंगाल में रहूंगा अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाऊंगा। वो मैंने नहीं बनवाया, मैंने नहीं बनवाया। मैं जब वहां से रिटायर करके दिल्ली चला आया तो मैंने अपना वोटर कार्ड बनवाया, मैंने वोट दिया। तो बंगाल में वायलेंस भी है, बूथ कैप्चरिंग भी है, साइंटिफिक रिगिंग भी है, सब कुछ है बंगाल में, लेकिन इसके बावजूद दलीय प्रतिबद्धता बहुत भयानक चीज है। तो मैं जो चीज कहना चाहता हूं वो ये कि वायलेंस का दलीय प्रतिबद्धता और उसकी टकराहटों से गहरा संबंध है। जब आप बंगाल के बारे में और बंगाल की हिंसा के बारे में बात करें तो बंगाल की हिंसा सांप्रदायिक हिंसा नहीं है।
बंगाल की हिंसा कोई छोटे मोटे किसी आर्थिक इश्यू पर हिंसा नहीं है। बंगाल में बहुत सारी ऐसी गलत चीजें हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, न लेफ्ट करना चाहता है, न टीएमसी करना चाहता है, न बीजेपी करना चाहती है। तो बंगाल को कहां से देखें हम लोग, जो हम लोग न्यूट्रल लोग हैं, जो बाहर खड़े हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि लोगों को जागृत करना चाहते हैं कि वे लोकतंत्र से प्यार करें। वायलेंस किसी भी लेवल पर हो वह एक्सेप्टेबल नहीं है, और किसी भी रूप में वह एक्सेप्टेबल नहीं है। एक और चीज, और बहुत जरूरी चीज, ममता के पीरियड में वायलेंस इंक्रीज किया, डिक्रीज नहीं किया। सीपीएम की सबसे ज्यादा क्षति हुई यही जो नरेंद्र मोदी है, ये 2011 में नरेंद्र मोदी की पार्टी आंख बंद करके ममता का समर्थन कर रही थी कि ममता जीते। ममता को जिताने में बीजेपी सबसे आगे थी। सब लोग जानते हैं इस बात को। लेफ्ट के खिलाफ में, और खासतौर पर बंगाल के लेफ्ट के खिलाफ में जो पूरा का पूरा उन्माद पैदा हुआ, उस उन्माद को पैदा करने में उस 2009 की न्यूक्लियर डील के बारे में जो लेफ्ट का रुख था, जिसकी वजह से मनमोहन सिंह की सरकार से समर्थन विड्रॉ किया गया था, उसकी वजह से लेफ्ट के खिलाफ में एक तरह से मोर्चे खोल दिए गए थे। उसमें अमेरिकी इंटरेस्ट के लोग भी शामिल थे, उसमें भारतीय कॉर्पोरेट हाउस भी शामिल थे। तो वहां जो वायलेंस है, उस वायलेंस के डायमेंशन बहुत बड़े हैं, वो दिखता छोटा है, उसका इंपैक्ट एरिया बहुत बड़ा है। सो बंगला में वायलेंस तो है, और बंगला में वायलेंस आने वाले समय में भी रहेगा। बंगला में पॉलिटिकल अवेयरनेस है, और वो पॉलिटिकल अवेयरनेस आगे भी बढ़ेगी, लेकिन बंगला में सांप्रदायिक हिंसा नहीं है। ममता के समय में सांप्रदायिक हिंसा, लगातार सांप्रदायिक दंगे, ये एक नया फिनोमेना है जो कि खतरनाक है। इसी वजह से ही बीजेपी वहां फली फूली और आगे गई। तो जरूरत किस बात की है? वायलेंस को रोकने के लिए किस चीज की जरूरत है? मुझे सूर्यकांत मिश्रा, जो कि लेफ्ट फ्रंट के बहुत बड़े नेता हैं वहां, उन्होंने जो ब्रिगेड परेड रैली में जो बात कही, वो मुझे बहुत मूल्यवान लगी, जिसका कि उन्होंने साफ संकेत दिया, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट के लोगों में अहंकार बहुत है। उन्होंने बहुत साफ कहा कि जनता के बीच में जाओ और सिर नीचा नवा कर जाओ। जनता जो सवाल करे उसके यथाशक्ति जवाब दो, लेकिन जनता के बातें, जनता के तर्क सिर झुका के सुनो। ये जनता के पास सिर झुका के जाओ, ये जो भाव है, ये भाव अगर लेफ्ट अर्जित करता है, ये उसका खोया हुआ भाव है। अगर ये भाव वो रिगेन करता है, तो निश्चित तौर पर लेफ्ट अपने पुराने जो वोटर, जो उसके वोटर बीजेपी के साथ चले गए हैं। लेफ्ट के जो 15-20% जो वोटर हैं, वो बीजेपी ने कैटर किए हैं, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट से जो भूलें हुई थी, उन भूलों को एक ही तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है, जिसका सूर्यकांत मिश्रा ने अपनी पब्लिक मीटिंग में जिक्र किया है कि जनता के पास जाओ, लेकिन सिर झुका के जाओ। जनता जो कहे उसे सुनो, जवाब मत दो। जो हर चीज को जस्टिफाई करने का जो तरीका रहता है, वो तरीका मत अपनाओ। अगर ये विनम्रता मार्क्सवादियों में आती है, लेफ्ट फ्रंट के लोगों में आती है, संयुक्त मोर्चे के लोगों में आती है, तो निश्चित तौर पर वह बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती बनेगी वो चीज। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि नरेंद्र मोदी ने जो अपना भाषण आज दिया, उस भाषण में उन्होंने, उसके पहले भी वो परिवर्तन का जिक्र कर आए हैं। नरेंद्र मोदी किसके आधार पर वोट चाहते हैं? नरेंद्र मोदी के पास में कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। नरेंद्र मोदी की सिंगल लाइन है, ममता हराओ, मोदी लाओ। ममता हराओ, बीजेपी लाओ। ये जो नकारात्मक वोट पाने की जो टेंडेंसी है, जो कि नरेंद्र मोदी के प्रत्येक भाषण का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से एक ब्लूप्रिंट प्रस्तुत कर ही सकते हैं,
बीजेपी एक नया कार्यक्रम बंगाल के लिए प्रस्तुत कर ही सकती है, लेकिन नहीं। नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों में जितने भी भाषण दिए हैं लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, वे भाषण नकारात्मकता पर केंद्रित हैं। कांग्रेस हराओ, बीजेपी लाओ, यहां टीएमसी हराओ, बीजेपी लाओ। तो जब आप नकारात्मकता के बेसिस पर वोट मांगते हैं तो आप कोशिश क्या करते हैं कि नकारात्मकता को एग्रीवेट करने वाले या उसकी बारे में इमोशंस को भड़काने वाली आप बातें कहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो बार बार ये जो टुकड़े टुकड़े में जो बताते हैं ना, उसका भतीजा, उसने ये किया, उसने वहां ये किया, उसने ये किया, ये जो वो जो छोटे छोटे जो किस्से सुनाते रहते हैं, उस किस्से सुनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वह इमोशनल फीलिंग्स को भड़काना। तो नरेंद्र मोदी के भाषण के प्रोपेगेंडा का जो स्टाइल है और जो बुनियादी आधार है वह है नकारात्मकता, और नकारात्मकता को वो इमोशंस के आधार पर, भावनाओं को भड़का के, और उसके आधार पर वो उन्माद पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी का बंगाल को जानने पर, नरेंद्र मोदी का अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बंगाल को जानने पर, बंगाल के बारे में नॉलेज अर्जित करने पर कोई जोर नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो इतनी बातें कही ना आज कि बंगाल का क्या क्या योगदान है, अरे कोई पलट के पूछे नरेंद्र मोदी से, अगर बंगाल का इतना ही महान योगदान है तो नरेंद्र मोदी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इससे क्या सीखा? उनके कौन सी चीज आचरण में है? क्या उनके आचरण में, नरेंद्र मोदी के आचरण में या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आचरण में बंगाल के किसी भी नेता का कोई भी गुण है? चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो विवेकानंद हो, कोई भी हो, जिसको वो चाहे चुन लें। अगर बंगाल के लोगों का स्वाधीनता आंदोलन में महान योगदान था तो नरेंद्र मोदी को पलट के यह सवाल किया जाना चाहिए कि उस योगदान से आरएसएस ने क्या सीखा? सुभाष चंद्र बोस से क्या सीखा? कि खाली ये सिर्फ नाम जपने के लिए? नरेंद्र मोदी नकारात्मकता के आधार पर वोट मांगते हैं, उसके आधार पर भावनाओं को भड़काते हैं, और उसके साथ साथ रेफरेंस के तौर पर लोकल नेताओं के योगदान का जिक्र करते हैं। और यह जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए। उन्हें बंगाल के नेताओं से और उनके काम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के वो आचरण में आते ही नहीं है। अरे हम कह रहे हैं कि जो सनातनी हिंदू धर्म को मानते थे अरविंद घोष, नरेंद्र मोदी सिर्फ अरविंद घोष के ही आचरण के अनुसार आचरण करते तब भी अच्छा लगता हमें। तो नरेंद्र मोदी के आचरण में तो अरविंद घोष भी नहीं है, नरेंद्र मोदी के आचरण में विवेकानंद भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी के लिए ये जो रेफरेंस के तौर पर जब वे बंगाल के नेताओं का जिक्र करते हैं तो किस लिए करते हैं? सिर्फ वोट के लिए। नरेंद्र मोदी को अपने भाषण में जब वो नकारात्मक टोन पर जो भाषण बने होते हैं, उस टोन पर वे पूरे के पूरे जिस चीज को निर्मित करते हैं वो कौन सी चीज है? सिर्फ वोट। नरेंद्र मोदी को बंगाल के नेताओं का योगदान इसलिए याद आ रहा है, उनका नाम वे इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। वे उनका नाम इसलिए लेना चाहते हैं कि वे लोगों की भावनाओं को भड़का सकें। मुझे मार्क्सवाद पसंद है, मुझे वैष्णव संप्रदाय पसंद है, तो मैं मार्क्सवाद की भी बहुत सी, कार्ल मार्क्स बहुत सी चीजों का मैं आचरण करता हूं, आज भी करता हूं। मुझे वैष्णव संप्रदाय पसंद है, मैं वैष्णव संप्रदाय की भी बहुत सारी चीजों का आचरण करता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे पसंद है खाली। तो नरेंद्र मोदी जिस संगठन में है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिस संगठन से निकल कर आए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग किसी भी एक चीज को जो बंगाल के लोगों ने दी, बंगाल में अनेक रंगत के नेता हुए हैं, वहां हिंदू नेता भी हुए हैं, वहां मुस्लिम नेता भी हुए हैं, वहां बड़े राष्ट्रवादी नेता भी हुए हैं, वहां लिबरल नेता भी हुए हैं, वहां रेनेसा के नेता भी हुए हैं, ऐसे भी नेता हुए जो रेनेसा का विरोध करते थे। कोई चीज तो आचरण में आएगी आपके।
किसी के भी तो विचार आपके आचरण में आएंगे, आपके आचरण में किसी के विचार नहीं आएंगे। ये सिर्फ पर उपदेश कुशल बहुतेरे, सिर्फ वोट के लिए। तो नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा मॉडल पर जब हम बातचीत करें तो हम जान लें कि नरेंद्र मोदी के स्पीच नकारात्मकता पर निर्मित होती हैं, और वे जो तमाम किस्म के छोटे छोटे किस्से वो अपने भाषणों में सुनाते हैं, वो भाई भतीजावाद के जो तमाम किस्म के करप्शन के किस्से वो अपने भाषणों में सुनाते हैं, वो नकारात्मकता को ईंधन जुटाने के लिए सुनाते हैं, जिससे कि आपकी भावनाएं भड़कें। नरेंद्र मोदी की शैली में एक और चीज है जो वक्तृता शैली है उनकी, वह है कट्टरता और स्टीरियोटाइप। नरेंद्र मोदी कभी भी अपने भाषणों में लिबरल वैल्यूज का इस्तेमाल नहीं करते, लिबरल उदारवादी पदबंधों का इस्तेमाल नहीं करते। नरेंद्र मोदी कभी भी स्टीरियोटाइप पैटर्न और स्टीरियोटाइप शब्दों को छोड़ते नहीं हैं। और ये निरंतर जब वो अब आएंगी स्पीचेस, क्योंकि उनको 15-20 मीटिंग करनी है, तो नरेंद्र मोदी को कहां से देखें आप? नकारात्मक कंटेंट, नकारात्मक दृष्टि, कट्टरतावादी और स्टीरियोटाइप शैली और भाषा, और इसके आधार पर उन्माद। आपने देखा होगा 2 ही नारे लग रहे थे, मोदी मोदी मोदी, और एक और 2 नारे, सिर्फ 2 नारे, और कोई नारा नहीं था। एक अन्य चीज जो कि इस पूरे पैटर्न में दिखाई देती है उनके में, वो ये कि नरेंद्र मोदी बहुत ही इंटेलिजेंटली, वो तो खैरियत है, मैं बार बार कहता रहा हूं कि मोहन भागवत तो बहुत ईमानदार आदमी है। मोहन भागवत अपने विचारों को छिपाते नहीं, वो खुल के बोलते हैं। मोहन भागवत अपना जो काम करते हैं वो खुल के करते हैं। मैं मोहन भागवत की प्रशंसा करता हूं इस बात के लिए कि वो ट्रांसपेरेंट है। मुझे उनके विचार अच्छे नहीं लगते, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी है, ये तो सही है कि वो मिथुन चक्रवर्ती के घर गए, बता के गए, खुली डील है। लेकिन वो नरेंद्र मोदी की तरह फ्रॉड नहीं है। नरेंद्र मोदी काम करते हैं आरएसएस के लिए कि नाम लेते हैं विकास का और देश का। नरेंद्र मोदी में गट्स होने चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए, और वे खुल के कहें, हम देखें, आप हिंदुस्तान देखे और बंगाल की जनता देखे, नरेंद्र मोदी खुल के कहें कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए समर्पित हैं और काम कर रहे हैं। क्या दिक्कत है कहने में? मोहन भागवत कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी को कहने में क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी के भाषण की ये जो शैली है, छिपाने की शैली, काम वो उसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वे छिपा के करते हैं, वो सच नहीं बोलते। और वो जब छिपा के जो चीज जब वो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एकदम नास्टी ढंग से, बहुत बर्बर ढंग से पेश आते हैं, बर्बर ढंग से हमले करते हैं। नरेंद्र मोदी को दूसरे की गलतियां बताने में बहुत मजा आता है, लेकिन कभी अपनी गलती नहीं बताते। दूसरों की गलतियों का खूब उल्लेख करते हैं। नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाहते हैं कि नोटबंदी गलती थी या नहीं थी? नरेंद्र मोदी खुल के कहें, पूरा देश तबाह कर दिया उन्होंने। नरेंद्र मोदी खुल के बताएं कि जीएसटी लगाना गलत कदम था कि नहीं था। पूरा देश, पूरा बिजनेस चौपट पड़ा हुआ है। दूसरों की गलती आप गिन गिन के बताइएगा, वहां भतीजे ने गलती की, या बुआ ने गलती की, यहां लेफ्ट ने गलती की, वहां राइट ने गलती की, वहां पप्पू ने गलती की। नरेंद्र मोदी एकदम क्लीन, कोई गलती नहीं करते जी, नहीं। अपनी गलतियों को छिपाते हैं, दूसरों की गलतियों को बताते हैं, और दूसरों की गलतियों को बताते हुए जनता के हकों पर हमले करते हैं। और नरेंद्र मोदी को जनता, बंगाल की जनता सही सबक देगी, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में जो सबसे खतरनाक काम किया वो ये, उसने राज्यों के अधिकारों पर हमले बोले हैं।
ये नोटबंदी, जीएसटी और ये तीन जो कृषि विपणन संबंधी जो कानून है, ये तीन बहुत क्लासिक उदाहरण है राज्यों के अधिकारों पर हमले बोलने के। कोरोना के नाम पर जो पूरे देश में उन्होंने सो कॉल्ड लॉकडाउन लागू किया, उसने जो पूरी देश की इकोनॉमी चौपट की। तो नरेंद्र मोदी किस बात के लिए जाने जाएंगे? नरेंद्र मोदी छिपाने के लिए और जनता के अधिकारों पर, राज्य के अधिकारों पर हमले करने के लिए जाने जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने 7 साल के शासन में फेडरल स्ट्रक्चर को, भारत के संघात्मक शासन को जितना नुकसान पहुंचाया, उतना नुकसान किसी प्रधानमंत्री ने नहीं पहुंचाया। जिस बंगाल में खड़े होकर आज वो भाषण दे रहे थे, उस बंगाल का अभी भी 61,000 करोड़ रुपया बकाया है, और जो ईमानदारी का पैसा है जो कि बंगाल को मिलना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी तो मुझे इस मामले में एकदम, जिसे कहें कि अगर उनके अंदर बाकायदा ईमानदारी और पारदर्शिता है तो उन्हें खुल के कहना चाहिए कि हम नहीं चाहते कि राज्यों के पास में ये अधिकार रहें। बहस करें, बुला के डिबेट करें पार्लियामेंट में। सो नरेंद्र मोदी की स्टाइल है छुपकर हमले करने की, सत्य को छिपाने की, और इस सत्य को छिपा के हमला करने के ग्राउंड पर उन्होंने किस पर हमले किए? उन्होंने सामान्य लोगों पर हमले किए, आम जनता पर हमले किए, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों पर हमले किए। और क्लासिक केस है कश्मीर। संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है उसको एकदम, जिसे कहें, खड़े होकर पेशाब किया है उसके ऊपर। संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है बिना राज्य की विधानसभा की परमिशन के आप टच नहीं कर सकते 370 को, लेकिन राज्य की विधानसभा के बिना परमिशन के 370 को एबॉलिश कर दिया गया, राज्य का दर्जा ही खत्म कर दिया गया। तो नरेंद्र मोदी का जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? नरेंद्र मोदी का ग्रेट कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने संघात्मक ढांचे को तोड़ा है, राज्यों के अधिकारों को खत्म किया है। और यह बहुत खतरनाक चीज है, इसे सामान्य चीज मत समझिए आप लोग। बंगाल की जनता इस बात को समझती है। नरेंद्र मोदी आज तक 7 साल में कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट लेकर आए थे, लेकिन कश्मीर के जो विस्थापित कश्मीरी पंडित थे उनको स्थापित नहीं कर पाए, एक आदमी को स्थापित नहीं कर पाए। बल्कि उल्टा यह हुआ कि कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था, वो राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, 370 का जो प्रोविजन था उसे नष्ट कर दिया, और भी दूसरी चीजें नष्ट की। तो जो चीज सबसे अहम है, तो बंगाल केंद्र राज्य संबंधों के लिए और उसकी डिबेट के लिए बहुत फेमस रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने जो नुकसान किया है वो क्या किया है इसका? वो सबसे बड़ा नुकसान किया है, उसने राज्यों के संवैधानिक अधिकारों पर हमले बोले हैं, जनता के संवैधानिक अधिकारों पर हमले बोले हैं, जनता की आर्थिक स्थिति पर हमले बोले हैं। और यह किस आड़ में किया है? छिपाने की कला के जरिए। नरेंद्र मोदी को घूंघट देके बोलना बहुत अच्छे से आता है। ये घूंघट देके बोलने की जो कला है, जो नरेंद्र मोदी की कला है, उस कला का जितना भी तरह तरह से उद्घाटन किया जाए वो कम है। कम से कम आरएसएस के लोग, आरएसएस के सरसंघ चालक ईमानदारी से जो सोचते हैं उसका आचरण करते हैं, वही बोलते हैं। नरेंद्र मोदी तो बोलते कुछ है, आचरण कुछ और करते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो ये बार बार कहते हैं, वो उनसे पूछा जाना चाहिए पिछले 7 साल में उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो की कौन सी एक चीज है जो लागू की? नरेंद्र मोदी ने जितनी भी चीजें लागू की हैं वे सारी वे जो उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं थी। नोटबंदी उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं थी, जीएसटी उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं थी, कश्मीर की 370 और राज्य की स्थिति खत्म कर दी जाए, यह उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं थी। तो नरेंद्र मोदी किस बात के लिए जाने जाते हैं? नरेंद्र मोदी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वह इलेक्शन में जो वायदा करते हैं उस वायदे के जस्ट अपोजिट आचरण करते हैं, और वे उन चीजों को लागू करते हैं जहां सरकार बनाते हैं जो उन्होंने कभी भी जिनका वायदा नहीं किया है। एक अन्य चीज,
वो ये कि बंगाल पर बात करते समय बंगाल की एक खास तरह की लोकतांत्रिक चेतना है। अब आप देखेंगे इस लोकतांत्रिक चेतना को, अभी लेफ्ट फ्रंट की रैली हुई, वो उसमें 15 लाख से अधिक लोग थे, बहुत बड़ी रैली थी। नरेंद्र मोदी की रैली हुई, उसमें भी 7-8 लाख लोग थे। आने वाले समय में ममता की भी रैली होगी, उसमें उससे भी ज्यादा हो सकता है भीड़ हो, क्वाइट पॉसिबल। तो बंगाल की जनता जनतंत्र में खुल के हिस्सा लेती है, राजनीति में खुल के बातचीत करती है। नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है, बीजेपी के लोगों की तरह नहीं है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में लोकतंत्र का पैटर्न ही बदल दिया। नरेंद्र मोदी ने सारे के सारे चुनावी फंड 100 में से 80-85% फंड जो है, जो हिंदुस्तान में वसूली होती है कारपोरेट हाउस से, वो फंड किसके पास जाते हैं? वो सिर्फ एक पार्टी के पास जाते हैं, वो है भाजपा। सो नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसके लिए वो बेशुमार पैसा खर्च करते हैं। रैली के लिए भी वो ऐसा नहीं, पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, वो पैसा खर्च करेंगे, हर रैली में पैसा खर्च करेंगे, बेशुमार पैसा खर्च करेंगे। लेकिन पैसा आता कहां से है? बीजेपी के लोग कहीं बंगाल में चंदा करते हुए नजर नहीं आएंगे आपको। बीजेपी के लोग कहीं किसी राज्य में चंदा करते नजर नहीं आएंगे कि चंदा वसूल रहे हैं कहीं भी। लेकिन बीजेपी के लोग एक एक इलेक्शन पर, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कई कई करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को तो जवाब देना होगा ना, ये पैसा आता कहां से है? क्या ये सब मेहनत की कमाई है या ब्लैक मनी है? ब्लैक मनी है ये। और ये जो ब्लैक मनी है, ये ब्लैक मनी कहां से आती है? जाहिर है बीजेपी के नेताओं के पास पैदा नहीं होती है। ये ब्लैक मनी समाज में ही है कहीं, जहां से वो ब्लैक मनी जुगाड़ करते हैं। तो भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में ब्लैक मनी का गोमुख कहां मिलेगा आपको? और अगर बीजेपी इलेक्शन में हारती है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने यह काम किया है, जहां जहां वो इलेक्शन हारे वहां उन्होंने जबरिया अपनी सरकार बनाई, खरीद के बनाई। आज की रैली में सारे नेताओं का एक ही वाक्य था, आप ध्यान लीजिए, आप दोबारा जाइए इंटरनेट पर, यूट्यूब पर वो भाषण सब मिल जाएंगे। किसी भी कॉस्ट पर भाजपा सरकार चाहिए, भाजपा सरकार हर हालत में चाहिए। सो नरेंद्र मोदी इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि वे किसी भी कॉस्ट पर भाजपा की सरकार बनाते हैं। और यह कॉस्ट क्या है? जब आप इलेक्शन में हार गए तो फिर खरीद फरोख्त विधायकों की, पहले नेताओं की खरीद फरोख्त, फिर इलेक्शन में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का इस्तेमाल, और उसके बावजूद भी अगर जनता हरा देती है तो फिर विधायक को खरीद लेंगे या सरकार गिराने की कोशिश करेंगे। अब आप यह सोचिए कि जो व्यक्ति ब्लैक मनी से नफरत करता हो, वह ब्लैक मनी को लेकर खेल रहा है। नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा भाषण दिए ब्लैक मनी के खिलाफ, सारे भाषण यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। और नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा, रोज ब्लैक मनी का सबसे अधिक इस्तेमाल कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को किससे आइडेंटिफाई किया जाए? व्हाइट मनी से या ब्लैक मनी से? आप कोई भी काम करेंगे तो आपको व्हाइट मनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी कोई भी काम करेंगे तो नरेंद्र मोदी को ब्लैक मनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में जो चलन, नया चलन पैदा किया, वो ये ब्लैक मनी का चलन पैदा किया। और इस ब्लैक मनी के चलन ने एक नई किस्म की करप्ट पॉलिटिक्स को जन्म दिया। और ये जो करप्ट पॉलिटिक्स है, यह करप्ट पॉलिटिक्स आसानी से जाने वाली नहीं है।
इसकी जड़ें पहले से थी, नरेंद्र मोदी ने उसे पुष्पित और पल्लवित किया। कम से कम लेफ्ट फ्रंट के बारे में बंगाल में यह बात कही जा सकती है कि लेफ्ट फ्रंट जो है ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं करता रहा। लेफ्ट फ्रंट के लोग 34 साल शासन में रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी इंडस्ट्री से चंदा नहीं लिया। कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस ने चंदा देने की कोशिश की, लेकिन लेफ्ट फ्रंट ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हम पूंजीपतियों से चंदा नहीं लेते। लेकिन हमने नरेंद्र मोदी को तो कभी देखा ही नहीं कि हम पूंजीपतियों से चंदा नहीं लेते कहते हुए, बल्कि पता चला कि जितने भी चंदे आए हैं उसमें से 80% से अधिक चंदे बीजेपी के पास गए। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ब्लैक मनी के प्रति आपका रुख क्या हो। लेफ्ट फ्रंट हारे या जीते, लेकिन लेफ्ट फ्रंट की अच्छी बात है कि लेफ्ट फ्रंट ने ब्लैक मनी के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। ममता ने कंप्रोमाइज किया लेफ्ट फ्रंट को पछाड़ने के लिए ब्लैक मनी से। नरेंद्र मोदी विपक्ष को पछाड़ने के लिए ब्लैक मनी के चरणों में लौट रहे हैं, शरणागत है ब्लैक मनी के। नरेंद्र मोदी की मालिक एक नहीं दो हैं, एक है आरएसएस और एक है ब्लैक मनी। एक अन्य चीज और आखिरी चीज, नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीचेस के जरिए, जहां जहां वो स्पीच दे रहे हैं लगातार, इसके जरिए उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक काम किया है। वो काम क्या किया है कि वे एक नए किस्म के संकीर्णतावाद को उन्होंने जन्म दिया है। और ये जो संकीर्णतावाद है, ये संकीर्णतावाद उनके भाषणों के जिसे कहें आवरण में हमारे बीच में आया है। उनके जो प्रचार कैंपेन है उसके जरिए हमारे बीच में आया है। और उनके जो कैंपेन है उसका तरीका क्या है, नरेंद्र मोदी कोई ना कोई स्टोरी, नरेंद्र मोदी के जो प्रचारक हैं वे लगातार कोई ना कोई स्टोरी, अब लगातार बंगाल के ऊपर केंद्रित स्टोरियों की बाढ़ आएगी। और ये वे स्टोरियां होती हैं जो कि एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में झूठ होती हैं, सफेद झूठ जिसे हम लोग कहें। सो नरेंद्र मोदी के नैरेटिव में जो कहानियां होती हैं उनका, अब आप ये सोचिए, करप्शन के इशू नरेंद्र मोदी को जब चुनाव आते हैं और चुनाव की जनसभा होती है तब उसी में याद आते हैं। नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए कि अगर आपको करप्शन से इतना ही द्वेष है और करप्शन के खिलाफ इतना ही लड़ना चाहते हैं आप, तो आप ये बताइए कि आपने मिथुन चक्रवर्ती को, मुकुल रॉय को या दूसरे जो बीजेपी टीएमसी के नेता हैं उनको अपनी पार्टी में क्यों शामिल किया? क्योंकि शारदा चिटफंड कांड से इन लोगों ने लाभ उठाया। ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये ऑफिशियल दस्तावेज है सीबीआई के पास इसके। तो आप तो किसी करप्ट व्यक्ति को अगर वो आपके पास आ जाए और कह दे कि हम आपके साथ हैं तो आप उसे माफ कर देते हैं। तो करप्शन से मुक्त होने का तो बहुत सरल रास्ता निकाल लिया आपने कि आप बीजेपी में आइए, करप्शन से फ्री हो जाइए। जी नहीं, जनता इतनी जल्दी नहीं भूलती। जनता करप्ट लोगों को भी नहीं भूली है। बंगाल की जनता तो एकदम चिटफंड से जिन लोगों का नुकसान हुआ है, परेशान हुए हैं, जिनकी बाकायदा गाड़ी कमाई की लूट हुई है, वो लोग भूले नहीं है। तो आपने तो चिटफंड कंपनियों के साथ में जिन लोगों की साठ गांठ थी, खुली मिली भगत थी, उनको आपने अपने दल में शामिल किया है। तो ये जो स्टोरियां करप्शन की जो इलेक्शन के टाइम पर आती हैं, ये जो भाषण करप्शन के जो इलेक्शन के टाइम पर आते हैं, ये एसेंशियली झूठ के नैरेटिव को डेवलप करते हैं। तो जब भी आप नरेंद्र मोदी के भाषणों पर विचार करें या बीजेपी के कैंपेन पर विचार करें, तो आप यह चीज ध्यान रखें कि इसकी जो स्टोरियां होती हैं वो फेक होती हैं, उनमें सच्चाई नहीं होती। लगातार आप देख रहे हैं दिल्ली में जो दंगे के नाम पर जो लोगों को बंद कर दिया गया था, उनकी सारी स्टोरियां एक एक करके फेक साबित हो रही हैं कोर्ट के अंदर। कोरोना पीरियड में मुस्लिम तबलीगी जमात के लोगों को लेकर जिस तरह से झूठी स्टोरियां फैलाई गई,
उनके खिलाफ में घृणा प्रचारित करने के लिए सारी स्टोरियों को अदालत ने एक सिरे से अस्वीकार कर दिया और झूठा साबित किया। तो नरेंद्र मोदी की स्पीच में जो कहानियां होती हैं करप्शन की और दूसरी जो स्टोरियां, नहीं, उनके प्रोपेगेंडा में क्या है, स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई चीज शुरू होगी स्टोरियों की पूरी एक सीक्वेंस शुरू हो जाती है। और ये कला कहां से ली है उन्होंने? ये नरेंद्र मोदी के जो साइबर सेल है उसकी अपनी कला नहीं है। ये कला बेसिकली सीआईए के द्वारा जो फंडेड, जो मिलिशिया काम करती रही है लैटिन अमेरिका और दूसरे देशों में, जो सीआईए का जो कैंपेन का मॉडल रहा है, उस कैंपेन के मॉडल से ये चीज आरएसएस के लोगों ने सीखी है, बीजेपी के लोगों ने सीखी है। वो ऐसे ही फेक स्टोरियां प्रचारित करते रहे हैं। वे ऐसे ही जो झूठे झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा के पूरे मीडिया को भरते रहे। एक उदाहरण बता रहा हूं, खाली सिर्फ एक उदाहरण। मैंने चूंकि 30 साल मीडिया का अध्ययन किया और देश विदेश दोनों के मीडिया का अध्ययन किया है, उसे लेके लिखा भी है, तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको खाली। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग जूलियस नेरेरे से मिले, मैं तो मिला हूं, अपने लाइफ में मिला हूं। क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े थे, और जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट देने का निर्णय किया तो उस समय बाई चांस की बात थी, वो अलग प्रसंग है, लेकिन मैं उनसे मिला हूं। मैं उस समय स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था। एक नया अविकसित देश अफ्रीका में लिबरेट हुआ, और उस लिबरेट होने के बाद में उस देश में स्थिति यह थी कि वहां डॉक्टर नहीं थे, तो क्यूबा ने अपने 2000 डॉक्टर भेज दिए नामीबिया, और वो जनता की सेवा कर रहे थे। एक दिन सीआईए के अफ्रीका महाद्वीप के हेड ने अपने एजेंटों की और जो रीजनल डायरेक्टर से उनकी मीटिंग बुलाई सीआईए के ने। और ये जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं ये गप नहीं है, ये ऑफिशियली यूनेस्को के डॉक्यूमेंट्स में बाकायदा लिपिबद्ध चीजें हैं। सीआईए के प्रमुख ने मीटिंग बुलाई सारे रीजनल ऑफिसर्स की सीआईए के, और कहा कि ये क्या हो रहा है, ये नामीबिया में अभी तक क्यूबा के डॉक्टर्स क्यों पड़े हुए हैं, ये अभी तक निकाले क्यों नहीं गए? तो उनका सर हमने कुछ नहीं बोले कुछ नहीं, मैं कोई तर्क नहीं सुनना चाहता, मैं कल सुबह ब्लूप्रिंट देखना चाहता हूं। दूसरे दिन साहब फिर मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के बाद में एक ब्लूप्रिंट लोगों ने पेश किया। पता चला कि 1 महीने के अंदर अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में जितने भी रेडियो, अखबार, टेलीविजन, वीकली पेपर थे, सब में क्यूबा के डॉक्टरों के द्वारा नामीबिया की लड़कियों के साथ में रेप की घटनाओं की कहानियों से पूरा का पूरा मीडिया भरा हुआ था। पूरा मीडिया एक सिरे से भरा हुआ, और यहां तक, इस हद तक गॉसिप थी सारे मीडिया में कि कोर्ट की कार्रवाइयां तक पका पका के लिख के छापी गई थी। क्यूबा ने इस पर विरोध किया, फिडेल कास्ट्रो ने विरोध किया, और बाकायदा यूनेस्को की एक टीम बनाई गई, और मीडिया में जितनी खबरें रिपोर्ट की गई थी उसका बाकायदा अनुसंधान किया गया, और पाया गया कि जितनी भी खबरें छपी अफ्रीका के सारे मीडिया में, 1 महीने के अंदर उन्होंने पूरे नामीबिया में क्यूबा को और क्यूबा के डॉक्टरों को रेपिस्ट के तौर पर आइडेंटिफाई करके प्रचारित करके रख दिया। यूनेस्को की टीम ने खोज के बताया कि सारी की सारी कहानियां झूठी और मनगढ़ंत थी। तो ये जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो साइबर सेल जो काम कर रहा है, इस साइबर सेल का काम क्या है कि प्रोपेगेंडा के नाम पर झूठी कहानियां, स्टोरियां प्लान करो, फेंको, दर्जनों स्टोरियां रोज लिखो, रोज फेंको, रोज लिखो, रोज फेंको। और तरीका क्या है? तरीका यह व्यक्तिगत मैसेजिंग करो, उसकी मीडिया में मैसेजिंग करो। तो मीडिया में आ रही है वो चीज, उसका टारगेट, उसकी ग्रिप में एनडीटीवी भी है, आप ये जान लीजिए, उसके ग्रिप में जी टीवी भी है। ऐसी अनेक स्टोरियां जो फेक थी, जो एनडीटीवी ने भी कवर की। मैं लगातार लिखता रहा हूं इस बात को, और मैं बोलता रहा हूं आपके बीच में। तो नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा में जो स्टोरी आती है, उस स्टोरी का बहुत गहरा संबंध वो सीआईए का जो बदनाम जो प्रोपेगेंडा मॉडल है उससे बहुत गहरा संबंध है इसका। तो हमारे बीच में अचानक इलेक्शन आता है और स्टोरियों की बाढ़ आती है, और लोगों के बीच में व्हाट्सएप के जरिए, पर्सनलाइज किस्म के मैसेज के जरिए स्टोरियां आती हैं, और ये स्टोरियां अल्टीमेटली क्या करती हैं कि जो लोग इस मैसेज को ग्रहण करते हैं वे इन स्टोरियों पर विश्वास करते हैं,
और इन स्टोरियों का एकमात्र लक्ष्य होता है कि जो इनको रिसीव करने वाला है वह किसी अन्य स्रोत से कोई भी चीज अब रिसीव न करे, और खासतौर पर इन स्टोरियों के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन रिसीव न करे। तो लगातार ये पैटर्न इंटरनेट से लेके, फेसबुक से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, ट्विटर से लेके नीचे तक ये पैटर्न देखा गया है कि स्टोरियां आती हैं, स्टोरियों को पढ़ने वाले लोग स्टोरियों में विश्वास करते हैं। आप उन्हें लाख समझाइए, लाख कहिए कि झूठ बोल रहे हैं, वो विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी एक मानसिकता होती है कि वे किसी अन्य स्रोत से प्रकाशित खबर को नहीं पढ़ते। और ये जो नाकेबंदी है, दिमागी नाकेबंदी, ये दिमागी नाकेबंदी की कला, ये सीआईए की कला है, और इसका बाकायदा विशेष सटीक ढंग से इस्तेमाल नरेंद्र मोदी कर रहे हो। इस पर बातचीत हम लोग नहीं कर रहे। तो नरेंद्र मोदी की हर चीज को सिर्फ भाषण है, प्रोपेगेंडा है, यह कह के खारिज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके पीछे जो छुपी हुई जो वैचारिक और मनोगत जो आकांक्षाएं, उनका उद्घाटन किया जाना चाहिए। ये जो स्टोरियां आती हैं, ये स्टोरियां आपकी ओपिनियन भी बनाती हैं और आपके एटीट्यूड को भी बनाती हैं, आपकी देखने, सुनने की, समझने की आदत का भी निर्माण कर रही हैं। इनके प्रति जागरूकता, इनके प्रति डिस्कशंस, इनके प्रति पब्लिक डोमेन में चर्चाएं करना बेहद जरूरी है। अभी दो घटनाएं बहुत बड़ी घट चुकी हैं। आप दिल्ली के दंगों पर जो कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उसमें जो लगातार तथ्य सामने आ रहे हैं, पुलिस का सारा नैरेटिव कोर्ट एक सिरे से खारिज करता चला जा रहा है। वे वही स्टोरियों की स्टाइल है जो स्टाइल सीआईए ने विकसित की थी, जो सीआईए के पॉपेट्स, प्रोपेगेंडिस्ट प्रचारित करते रहे। हमारे सामने बहुत गहरी चुनौती है। जब नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, स्टोरियों को, नरेंद्र मोदी के जो प्रचारक है उनकी स्टोरियों को आप सहज रूप से, सामान्य ढंग से न लें, गंभीरता से लें और यह मान के लें कि ये जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्योंकि स्टोरियां सच नहीं होती। हिंदी में एक शब्द है कहानी के लिए, कहानी क्या होती है? गल्प। वो सच नहीं होती, यथार्थ नहीं होती। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम जब प्रोपेगेंडा में दाखिल हो, प्रोपेगेंडा में जब स्टोरियों का फ्लो जब आता है, कोई भी घटना होती है तो स्टोरियों का एकदम धारावाहिक प्रवाह शुरू हो जाता है और हम सब लोग व्यस्त हो जाते हैं उन स्टोरियों में। और इस स्टोरियों को प्रचारित, प्रसारित और जिसे कम्युनिकेट करने में, नीचे तक हमारे जीवन का हिस्सा बनाने में किसकी भूमिका है? टेक्नोलॉजी की और टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी की। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ये स्टोरियां नहीं होती। और आप जानते हैं, मुझसे अच्छा जानते हैं, गणेश जी दूध पी रहे थे। कौन नहीं जानता इस बात को? गणेश जी दूध पीते हैं, लेकिन पूरे देश को समझा दिया उन्होंने, गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो ये चीज समझने की है कि नरेंद्र मोदी की जो प्रोपेगेंडा स्टाइल है, वो प्रोपेगेंडा स्टाइल नकारात्मकता पर टिकी हुई है। उसके प्रोपेगेंडा के कम्युनिकेशन की धुरी है स्टोरियां, और वे स्टोरियां फेक होती हैं। नरेंद्र मोदी बिना फेक के जी नहीं सकते। और आखिरी चीज, नरेंद्र मोदी टीवी प्रोपेगेंडा के बिना जी नहीं सकते। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए आज बेकार हो जाए अगर टीवी का प्रोपेगेंडा बंद हो जाए तो। आखिरी चीज, लोगों ने, बहुत ही समझदार लोग थे, कभी मौका लगे तो बात करूंगा मैं, जिन्होंने टीवी को इडियट बॉक्स कहा था। और बहुत लंबी, बहुत ही आइडियोलॉजिकल डिबेट थी, जिसके बाद में टीवी के बारे में यह कहा गया कि यह इडियट बॉक्स है, मूर्ख बक्सा। नरेंद्र मोदी किस पर टिके हुए हैं? नरेंद्र मोदी का जो दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चैनल है जिस पर वो टिके हुए हैं, वह है टीवी, टेलीविजन, न्यूज चैनल्स। टेलीविजन न्यूज चैनल्स नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा और नरेटिव को लोगों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा मीडियम है। तो इस पर बात होनी चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जो बात कर रहे हैं? हम लोग तो खाली प्रशंसा करते हैं, आज रवीश ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। नहीं, आप बात कीजिए रवीश के प्रोग्राम पर भी, आप बात कीजिए दूसरी चीजों पर भी।
टेलीविजन प्रोपेगेंडा जिस चीज को खत्म करता है वो चीज यह है कि आपको पब्लिक डिस्कोर्स से एकदम बेदखल कर देता है। आप सार्वजनिक संवाद करना बंद कर देते हैं, आप सार्वजनिक बहस उस मसले पर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप खुश हो गए कि आप जो सोचते थे वो तो रवीश ने आज डिस्कशन करा दिया, अब आपको बातचीत करने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, जब तक ये बुद्धू बख्शा रहेगा और बुद्धू बख्शे के जरिए नरेंद्र मोदी का कैंपेन रहेगा, ये जनता जिसका कि जिक्र मैंने शुरू में किया था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वो विवेकानंद के जरिए विवेकानंद ने जो बात कही थी वो क्या थी? विवेकानंद ने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी, वो ये थी कि भारत के जो लोग हैं वो क्या हैं? वो भारवाही पशुत्व के शिकार हैं। ये भारवाही पशुत्व जो हम लोगों के जेहन में भरा हुआ है, उसको नरेंद्र मोदी ने एकदम इंस्टिंक्टिवली उभार के ऊपर रख दिया है। नरेंद्र मोदी ने हमारे मनुष्यत्व को उभार के सामने नहीं रखा। नरेंद्र मोदी के पूरे पूरे प्रोपेगेंडा ने हमारी जो दमित आकांक्षाएं थी और दमित जो हमारे अंदर के भाव थे, जिन्हें हम रिजेक्ट कर चुके थे, वो चीजें थी। जो संकीर्णतावाद हम रिजेक्ट कर चुके थे, जो कास्टिज्म हम रिजेक्ट कर चुके थे, जो सांप्रदायिकता हम रिजेक्ट कर चुके थे, जो धर्मनिरपेक्षता के प्रति जो हमारा आकर्षण, उस सारी चीजों को एक सिरे से उसने अस्त व्यस्त कर दिया। तो नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा का उत्तर क्या है? एक ही उत्तर है, जैसे मेरे जैसे लोग कर रहे हैं। मुझसे कोई कहता थोड़ा ही बोलने के लिए जबरदस्ती बोल रहा हूं, मजबूरी है मेरी। मैं चाहता हूं कि मैं आराम से सोऊं, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, मेरा काम है, मैं जानता हूं तो मुझे बताना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग टेलीविजन और फेसबुक के जरिए कम्युनिकेशन करने की बजाय, यहां तो कम्युनिकेशन करें ही, आप व्यक्तिगत कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से राजनीतिक चर्चाएं कीजिए, राजनीतिक मसलों पर बातें कीजिए, क्योंकि टेलीविजन कम्युनिकेशन ने आपके सार्वजनिक डिस्कोर्स के पूरे परवेश को ही खत्म कर दिया है। जब आपका सार्वजनिक बहस का, संवाद का परवेश ही नष्ट हो जाए, तो आप फिर जाएंगे कहां? इमरजेंसी की जरूरत नहीं है इसके लिए। नरेंद्र मोदी ने बहुत ही इंटेलिजेंटली बिना इमरजेंसी लगाए आपके मुंह पर ताला लगा दिया है। जिसे हम लोग अघोषित इमरजेंसी कहते हैं, उस अघोषित इमरजेंसी को क्रिएट करने में इस बुद्धू बख्शा की बहुत बड़ी भूमिका है। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान नरक से निकले, तो उसकी शर्त है दोस्तों से, परिचितों से, जिनको आप जानते हैं, घर के फैमिली मेंबरों से आप पॉलिटिकल डिस्कशन करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बुद्धू बख्शे ने आपके फैमिली मेंबरों को भी प्रभावित किया हुआ है। वो भी नरेंद्र मोदी के नशे में, वो भी नरेंद्र मोदी के भक्त हो चुके हैं। आपकी समस्याएं बहुत गहरी हैं। नरेंद्र मोदी अब सिर्फ टेलीविजन के अंदर नहीं है, वो आपके घर के अंदर भी हैं। वो आपके बेटे के अंदर, बीवी के अंदर, लड़की के अंदर, आपके पास पड़ोस में सब जगह घुस चुके हैं। वो सिर्फ वोट की राजनीति नहीं कर रहे, वो दिमाग की राजनीति कर रहे हैं। आपके दिमाग को उसने शून्य कर दिया है। आपका दिमाग सक्रिय हो, डायलॉग करे और सार्वजनिक स्पेस संवाद का क्रिएट करे, वही नरेंद्र मोदी का प्रत्युत्तर निर्मित करेगा। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। बंगाल में सबसे अच्छी चीज, जिसकी वजह से हमने ये विषय चुना, बंगाल में सबसे अच्छी चीज क्या है? बंगाल में लोग पब्लिक डिस्कोर्स में विश्वास करते हैं। बंगाल में पब्लिकली खूब बहस करते हैं। आप अभी जाइए बंगाल में, खूब चारों तरफ आपको बातचीत करते हुए लोग मिल जाएंगे। वो मोदी की रैली से लौटेंगे तब भी बहस कर रहे होंगे, ममता की वही लोग, वही एक ही क्राउड है, वो सब जगह होता है, जाता है आता है, लेकिन वो बहस करता है। पब्लिक डिस्कोर्स बंगाल से सीखने लायक चीज है। सार्वजनिक संवाद, सार्वजनिक राजनीतिक संवाद, बिना वायलेंस के, बिना हेटरेट के। यह बंगाल की सबसे मूल्यवान चीज है। बंगाल में लोग हंस हंस के बात करते हैं, गाली दे के बात नहीं करते, प्यार से बात करते हैं। सो बंगाल से अगर सीखने लायक है तो सार्वजनिक बहस, सार्वजनिक संवाद, सार्वजनिक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अनटचेबल नहीं है। वो सिर्फ पेशेवर लोगों का काम नहीं है, बल्कि साधारण लोगों का काम है।
और यही चीज एक मैसेज, इसी पर मेरा विश्वास भी है कि बंगाल की जनता आसानी से इस नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा को एक्सेप्ट नहीं करेगी। यही वह चीज है जहां से मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी बंगाल में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि वे छिपाने की कला के माहिर हैं और बंगाल की जनता उद्घाटन की कला की माहिर है, और यही वह लोकतंत्र के लिए आशा की जगह है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।